Good morning, students. Today I am starting a new point, a new lesson, new point, endoplasmic reticulum. This is a cell organelles. They are simply joined to outer layer of the cell into the inner part of the nucleus. It means they have also been shifted to outer part of the cell wall and inner part of the nucleus. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Endo अंतः प्लाज्मिक प्रद्रवी रेटिकुलम जालिका अंतः प्रद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस से लेकर के सेल वॉल तक ये फैली हुई होती है। न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच ये फैली हुई होती है आसानी पूर्वक। और हिस्ट्री देखते हैं हम कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में आप देखिएगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिस्ट्री ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिस्ट्री पर सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में सबसे पहले इसको पोर्टर, क्लॉडे, फुलम ने 1945 में इसको डिस्कवर किया। और 1945 में डिस्कवर करने के बाद इन्होंने कहा कि दिस इज ए बेसिक ऑर्गन दोज आर प्रोवाइड टू द बेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, दोज हु प्रोवाइड mechanical strength of the cell. It means it simply be joined together outermost of the cell and nucleus. It means a conjoining layer, a jointing layer. Here is a nucleus and here is a cell wall, and this one is a connecting link. And endoplasmic reticulum, the name of endoplasmic reticulum was given by Porter in 1953, and the origin of endoplasmic reticulum had given scientist Pallade in 1961. They have simply because this types of reticulum has occurred in a plasma lemma. It means their body are simply be made by plasma lemma. So you have now this is a cell organelles, एक कोशिकांग है जो केंद्रक से कोशिका भित्ति के बीच आसानी पूर्वक एक संबंध स्थापित करता है जो पौधों को लिए एक दृढ़ता प्रदान करता है। इसकी हिस्ट्री में हमने आपको बताया अभी कि इसकी खोज पोर्टर, क्लॉडे और फुलम वैज्ञानिक ने 1945 में किया, लेकिन इन्होंने क्लियर नाम नहीं दिया कि वास्तव में ये कौन सा अंग है। फिर पोर्टर साइंटिस्ट 1953 में इन्होंने कहा कि दिस इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह एक अंतः प्रद्रवी जालिका है। और पलाडे ने बोला 1961 में कि इसकी ओरिजिन जो है, इसकी उत्पत्ति जो होती है वो प्लाज्मा लेमा से होती है, अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति प्लाज्मा लेमा से होती है। अब आप देखिए, यह मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, यह स्ट्रक्चर है एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सिंपली बी कॉल्ड to the rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, and second smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका मतलब ये होता है कि ये खुरदरी, रफ मीन्स खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। इट मीन्स
in these types of endoplasmic reticulum, their external surface are rough. It means external surface are rough means ribosomal molecules have occurred to the external surface. Hence, these surfaces are rough, not be smooth. And also you have know what is the work of ribosome? They have also be synthesized the protein molecules. So my dear students, here you have seen these two types, two figures. One is here, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक काले कलर की जो है एक स्पॉट दिखाई दे रहा है, धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये राइबोसोम के मॉलिक्यूल हैं, इनको हम राइबोसोम का मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये राइबोसोम के मॉलिक्यूल हैं। और दूसरी साइड में आप देख रहे हैं इस साइड में कि यहाँ पर कोई भी राइबोसोम का मॉलिक्यूल नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको बोला गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोला गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये राइबोसोम के मॉलिक्यूल। तो इस तरह से दो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉलिक्यूल, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिले आपको। अब आप देखिए कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कितने पार्ट में डिवाइड होता है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कितने पार्ट में डिवाइड होता है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। पहला पार्ट बोला गया सिस्टर्नी, पहले को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। दूसरा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। दूसरा होता है वेसिकल। इसको वेसिकल बोला जाता है। और तीसरा पार्ट होता है टिब्यूल। इसको नलिका बोलते हैं। सिस्टर्नी, वेसिकल और तीसरा पार्ट है टिब्यूल। इस तरह से इसके 3 पार्ट होते हैं। सिस्टर्नी में आप देख सकते हैं कि ये जो आपने इस तरह से देखा, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है, ये सिस्टर्नी हो गया। इसका इसी पार्ट को सिस्टर्नी बोला गया। और इसके बीच जब एक लेयर बनती है तो यहां पर इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से ये देखिएगा आप लोग, ये टिब्यूल लाइक, तो इसको टिब्यूल बोला गया। ये टिब्यूल हो गया और ये जो है ये सिंपल सिस्टर्नी हो गया। वेस्किल इस साइड में इस तरह से बनते हैं, इनको वेस्किल का जो बोला गया, ये वेस्किल होते हैं। तो ये सिस्टर्नी, वेस्किल और टिब्यूल। सिंपली सिस्टर्नी मैंने बताया आपको कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट होते हैं। एक को बोला जाता है सिस्टर्नी, दूसरे को बोलते हैं वेसिकल, तीसरे को बोलते हैं टिब्यूल। सिस्टर्नी, वेसिकल या पुटिकाएं इनको हिंदी में बोला जाता है। टिब्यूल या टिब्यूल्स, नलिकाएं बोला जाता है। टिब्यूल लाइक मीन्स इस तरह से आप देखेंगे कि जब एक इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये 2 स्ट्रक्चर के बीच में स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये नलिका का काम करेगा, ये नलिका हो जाएगा और ये सिस्टर्नी हो जाएगा। इसके इस साइड में आप देखेंगे कि ये वेसिकल हो जाएगा, ये वेसिकल होता है।
इस तरह से इसके 3 पार्ट होते हैं। अब आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है कि सिस्टर्नी जो होता है, ये जो होता है 30 से लेकर के 60 नैनोमीटर एन 30 से लेकर के 60 nm, 30 से लेकर के 60 nm इसकी थिकनेस होती है, इसकी मोटाई होती है। और ये एक लेयर बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक लेयर बनाता है। और दूसरा है इसमें वेसिकल आप देखेंगे, ये वेसिकल स्फेरिकल गोलीय संरचनाएं, इनमें डायमीटर जो है इनका डायमीटर काफी ज्यादा होता है और ये सेम साइज के नहीं होते, 25 to 200 नैनोमीटर, 25 to 200 नैनोमीटर, और कहीं कहीं पर ये 25 to 500 नैनोमीटर तक भी लिखे गए। मीन्स 25 से लेकर के 500 यह नियम देखा गया, नैनोमीटर देखा गया यह नियम। तो आप देख सकते हैं कि ये हेटेरो मॉलिक्यूल्स है, नॉट बी होमोमॉलिक्यूल्स। ये विषम आकृतिक होगा कि कोई 25 का है तो कोई 50 का है, कोई 100 का है, कोई 400 का है, मैक्सिमम ये 500 nm तक देखे गए। तो सिस्टर्नी की साइड में आपने देखा 30 to 60 nm होती है, वेसिकल की साइड में आपने देखा कि 25 to 500 होते हैं, और एट लास्ट थर्ड जो है वो नलिका जो होती है, ट्यूब्यूल जो होती है, पतली पतली इस तरह से जो नलिकाएं होती हैं, इन नलिकाओं की का डायमीटर अगर हम देखें, व्यास डायमीटर अगर इनका हम देखें तो सिंपली इन नलिकाओं का डायमीटर हमको मिलता है 50 to 100 nm नैनोमीटर, 50 to 100 nm, 50 से लेकर के 100 nm तक इसका होता है। जैसे आप देख सकते हैं, अब इसके बाद का हमारा स्ट्रक्चर, तो इस तरह से आपने देखा कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट हो गए, सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। इस सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स में आपने अगर रफ को देखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सपोज दैट ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर ये ग्रैन्युलर मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं, ये ग्रैन्युलर मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं। इन ग्रैन्युलर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कि राइबोसोम का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? राइबोसोम का मॉलिक्यूल है। अगर ये राइबोसोम का मॉलिक्यूल होगा तो ये आपस में जो इनके सरफेस पर लग करके इनके सरफेस को रफ बना देता है, खुरदरा बना देता है। और ये इनका फंक्शन जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम देखें फंक्शन देखा जाए, इसमें राइबोसोम के मॉलिक्यूल है। राइबोसोम के मॉलिक्यूल का अर्थ होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। पहला वर्ग इनका देखा गया प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस वर्क करते हैं, ये प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस वर्क करते हैं, इसलिए इनको बोला गया प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड अगर देखा जाए तो ये एंजाइम का भी फॉर्मेशन करते हैं, इनमें सेकंड एंजाइम फॉर्मेशन करते हैं। पहला आपने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, सेकेंडरी आपने देखा कि एंजाइम फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह से अब आप देखिएगा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इनको इसलिए कहा गया कि स्मूथ मीन्स होता है चिकना, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका।
इसका सीधा सा अर्थ है कि इनके आउटर सरफेस पर किसी भी प्रकार का कोई मॉलिक्यूल ज्वाइंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि इनका आउटर सरफेस पूरी तरह से ये चिकना होता है, आउटर सरफेस ये पूरी तरह से चिकना होता है, लेकिन इनका फंक्शन काफी ज्यादा होता है। फंक्शन में आप देखेंगे कि जीव द्रव्य से जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से ये उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट को ये बढ़ा देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट को बढ़ा देने का काम करते हैं चिकनी अंतःपत्र विजालिका। और ग्लाइकोलाइट्स इनका फॉर्मेशन करना हुआ। इस तरह से ये स्टेरॉइड्स, ग्लाइकोलाइट्स इनका फॉर्मेशन आसानी से कर लेते हैं। कोशिका के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं, सेल के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं, जिसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमने बोला, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इस जो है कोशिका भित्ति का निर्माण करना, मेन वर्क इनका होता है। जो सेल वॉल बनती है प्लांट की, इन सेल वॉल की, प्लांट की सेल वॉल जो बनती है, इस सेल वॉल का फॉर्मेशन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। एक तरह इस तरह से सेल वॉल बनती है प्लांट में, एनिमल में। लेकिन ध्यान रहे कि ये ब्लूग्रीनेल्गा जैसे प्रोकैरियोट्स में, ये प्रिमिटिव सेल्स में ये नहीं पाए जाते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाया जाता। और अगर हम टोटली ये कहें कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपने देखा कि दे हैव प्रोवाइड टू द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल। Secondly, I have told to you, it's provide to a lot of energy because of the endoplasmic reticulum. It's fully activate, fully create the synthesis of protein molecules. Hence, the protein molecules are synthesized. They have provide to a lot of energy. And another point, it helps to the formation of cell wall. It helps to the formation of cell wall. And another function is its complete functions. They have stored to the total energy in the form of ATP. ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा को ATP के फॉर्म में संग्रहित कर लेते हैं। इसलिए आपने देखा कि पूरी तरह से कोशिका के लिए अपना कार्य करते रहते हैं। ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय मैंने आपको बता दिया है। हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो देखिए, इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, वही पॉइंट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, क्योंकि ये 9th में भी है और 11th में भी है। 11th के सेल बायोलॉजी में है और 9th के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में है, दोनों में है। इसलिए हम दोनों में आपको ये जितना इसके विषय में इसकी हिस्ट्री में मिला, तो हिस्ट्री का मैंने जो ईयर वगैरह लिखा है सब आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, बना लेंगे और इसको तैयार रखेंगे। ओके, डन।